आप देख रहे हैं इस वक्त आज का मुद्दा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरे सानी की अर्जी यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का ऐलान किया है। और बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसन नदवी की सदारत में इतवार को लखनऊ में हुई बैठक के बाद बोर्ड के मेंबरान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई तजाद हैं, ऐसे में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया गया है। साथ ही मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन न लेने का फैसला भी किया गया है। तो इस मामले में पहले 8 मुस्लिम फरीक थे, इनमें से 5 ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। इतवार को बोर्ड के मेंबर जफरयाब जिलानी ने बताया था कि मुस्लिम फरीकों में से मिसबाहुद्दीन, मौलाना महफूजुर रहमान, मोहम्मद उमर और हाजी महबूब ने पुनर्विचार याचिका यानी कि नजरे सानी की अर्जी दाखिल करने में अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जमीयत उलमा की तरफ से भी मौलाना अरशद मदनी रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। वहीं मामले के 2 अहम फरीक इकबाल अंसारी ने रिव्यू पिटीशन से साफ मना कर दिया है। इसी तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं दाखिल करेंगे ये अर्जी। हालांकि रिव्यू पिटीशन दाखिल करना अगर हम देखें तो किसी भी फरीक का कानूनी हक है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब फैसला आने से पहले दोनों फरीक इस बात पर राजी थे कि फैसला जो भी आए काबिल कबूल होगा, तो क्या ये वादा खिलाफी नहीं है? तो ये वादा खिलाफी क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्या इसी तरह का कदम उठाने से पहले या इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले मिल्लत की राय ली गई है, कौम की राय ली गई है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या पूरी मिल्लत की नुमाइंदगी करता है, ये मान लिया जाए? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर कि हम आज बात करेंगे। और पहले मैं अपने सवाल रखने से पहले आपको सुनवा देता हूं, कुछ लोगों की बातें सामने आई हैं, वो पहले सुनिए, इस पर रद्देमल सामने आए हैं, फिर बात करते हैं। तो हमारे आज के 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा घूमेगी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा आज का पहला सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आखिर क्यों किया है रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला? इसकी बातों को, वजूहात को समझने की। मैं फिर कह रहा हूं कि वो उनका आईनी हक है, कानूनी हक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों एकाएक ये विचार अचानक सामने आया और इसके बाद 5 जो पक्षकार थे, फरीक हैं, वो तैयार भी हो गए इसको करने के लिए? इस पर बात करने की जरूरत है। दूसरा सवाल, पहले कहा जाता था कि जो फैसला होगा मंजूर होगा, अब मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों? इस पर भी बात करने की जरूरत है। तीसरा सवाल, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन के ऐलान से पहले मिल्लत की राय ली? जैसे कि आरएसएस के लोगों ने फैसले से पहले तमाम लोगों को बुलाया था, हिंदू मुस्लिम तंजीमें उसमें शामिल थी, बैठते थे, बात होती थी, कितनी सारी मीटिंग हुई, बहुत सारी बात हुई कि भाई देश की समरसता, देश की एकता बरकरार रहनी चाहिए और उसको लेकर सब कुछ चलना है। ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के फैसले से पहले क्या मिल्लत के लोगों से, अलग अलग शोबों से, मिल्लत के उनसे राय ली? ये बड़ा सवाल है, इस पर बात करने की जरूरत है। क्या, चौथा सवाल हमारा, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बदलाव की जरूरत है? इसमें बैठे लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। क्यों वो लोग जो है अपने आप को सर्वा या कौम का कहीं ना कहीं नुमाइंदा समझ रहे हैं? क्या कौम उनके पीछे है? इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इसकी जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। पांचवा सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कौम की फलाह बहबूद के लिए ऐसे कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं, वो भी सबके सामने आने चाहिए कि अगर ये कौम के नुमाइंदे हैं या कौम की क़यादत करते हैं तो फिर इन्होंने कौम के लिए किया क्या है, ये बात भी सामने आनी चाहिए। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा फोन लाइन पर। इस वक्त हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, सीनियर वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिलानी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया अजीज सलाम को अपनी बात रखने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सोचकर आप लोगों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है? क्योंकि जजमेंट में कई ऐसी अपैरेंट एरर्स हैं जो रिव्यू को इंटाइटल करती हैं, और रिव्यू एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ और कोर्ट में दिया हुआ। तो जो गलतियां हमें नजर आ रही हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और नहीं जाया जा सकता, इसमें रिव्यू फाइल करने का। नहीं, ठीक है, वो कानूनी हक है आपका, आईनी हक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सवाल और था जफरयाब जिलानी साहब कि क्या इसके लिए मिल्लत के अलग अलग शोबों से, तंजीमों से जो नुमाइंदे हैं उनसे राय ली गई? किन से राय ली गई? क्योंकि क्या इसको हम मिल्लत की राय माने? हमें कोई जरूरत नहीं सबसे राय लेने की। पर्सनल बोर्ड एक नुमाइंदा बॉडी हमारी नजर में है और उसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वकला और कुछ इंडिपेंडेंट दूसरे लोग शामिल हैं। हम इसको 1972 से पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए।
हमें किसी और से बात करने की जरूरत नहीं, जिससे लोगों को जरूरत समझा था, बुला लिया था। नहीं तो क्या हम ये मानकर चलें कि आप लोग सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या फिर मुसलमान इस बात को मानते हैं कि ये बात आप क्यों हमसे बार बार पूछते हैं? आप जाइए आवाम से पूछिए, हम आपको जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं इसके काम का। अगर आवाम हमारे साथ जवाब इसलिए क्योंकि ये मिल्लत का सवाल है सर जिलानी। आप कौन होते हैं मिल्लत के ठेकेदार भाई? नहीं, मैं तो ये सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पूछ सकता हूँ। ये मैं यही सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पूछ सकता हूँ। नहीं पूछ सकते, हम यह जवाब देंगे आप। अच्छा ये बताइए जिलानी साहब कि 1000 पेज का ये फैसला है, क्या आप लोगों ने इतना लंबा फैसला पढ़ लिया? ये सब बातें आप किसी वकील से कर रहे हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। वकील दिन रात बैठ के 1000 फैसला जो भी नहीं पढ़ लेता है, 1000 पेज कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन एक बात और, जो ठीक है मैंने मान लिया ये हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है, हम आगे तक जा सकते हैं, आखिरी तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तमाम फरीक फैसले से पहले हिंदू फरीक भी, मुस्लिम फरीक भी, उसी बात को दोहराएं सर सुनिए ना, सारे फरीक कहा करते थे आपके पाबंद नहीं है सर, सारे फरीक आपसे पूछना है जिलानी साहब सारे फरीक कहा करते थे कि जो भी फैसला आएगा वो काबिल कबूल होगा। मुस्लिम भी कहते थे, हिंदू भी कहते थे। पढ़ लीजिए, अगर पिछली अर्जी आपके पास हो तो पढ़ लीजिए, उसमें लिखा आखिरी फैसला। जी, आखिरी फैसला भी नहीं हुआ हमारे लिहाज से, आपके लिहाज से आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो बार बार कुछ रद्द-ए-अमल भी आए, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जवाब नहीं देना आपको। जी, हम कह चुके आपसे। मुख्तार अब्बास नकवी जिन लोगों के हमें इनके जवाब देते हैं। जिलानी साहब आप नाराज ना हो, ये देखिए बात कीजिए, क्योंकि कौम इस वक्त सुन रही है। देखिए सुनिए सर, जफरयाब जिलानी साहब, आपका काम ये हो सकता है, जफरयाब जिलानी साहब, पूरी मिल्लत इस वक्त आपको सुन रही है, कौम आपको सुन रही है। हमें मालूम है मिल्लत हमारे साथ है, आपके साथ नहीं है। हम तो मीडिया है सर, हमारे साथ होना या ना होना एक अलग बात है। लोग आप हमारे जरिए आपको देख रहे हैं, हम तो मीडिया में। ये बताइए मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि आप सुनिए तो सर, बहुत से रद्द-ए-अमल भी आए हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, उन पर अपना जवाब तो दीजिए। मैं ये कोई जरूरत नहीं उनका जवाब देने के लिए। जो लोग मुसलमानों के नुमाइंदा नहीं है, वो बीजेपी के वजीर हैं, उनका हमें जवाब नहीं देना है। तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का नुमाइंदा है? ये कैसे आप लोगों ने तय कर लिया? ये कैसे आप लोगों ने तय कर लिया? ये आप लोग कैसे तय कर सकते हैं? ये आप लोग कैसे तय कर सकते हैं? जिस टाइम में चाहिए एक बार तय कर लीजिए, वहाँ के मुसलमानों को बुलाइए और तय कर लीजिए। बार बार आप लोग ये पूछते हैं कौन कौन से ऐसे बड़े फलाही बहबूद के काम किए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने? ये मुझे कुछ गिना सकेंगे आप, जिससे कि कौम इस बात, जिससे कि कौम आपके साथ शरीयत का जी ये कायम के जमात स्कूल कॉलेज कायम करने के लिए नहीं बनाई गई है। आपको अभी यही नहीं मालूम उसका दस्तूर क्या है, और उसके मुतालिक लोग सब काम कर रहे हैं। तो शरीयत के, ठीक है, आप शरीयत के मुताबिक काम करने के लिए ये तंजीम बनाई गई है, ये बोर्ड बनाया गया है, तो ऐसे कौन कौन से, मुझे याद दिलाइए ना, मुझे याद दिलाइए सर। शरीयत के लिए बनाई गई है सर, मुझे याद दिलाइए ना, तो ऐसे कौन कौन से काम हुए जो शरीयत के मुताबिक हुए हैं या शरीयत को की फलाह बहबूद के लिए हुए हैं? आपको कुछ नहीं मालूम तो मैं क्या करूंगा सर? आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? कौम जानना चाह रही है ना, मेरे माध्यम से कौम जानना चाहती है आपसे। 1972 में तजवीज क्यों बनी थी? इसलिए बनी थी कि उस वक्त अडॉप्शन बिल आया था पार्लियामेंट में, और इससे तहरीक चलाई और अडॉप्शन बिल वापस हुआ। आपको मालूम है कि 1993 के बाद जो CRPC का अमेंडमेंट आया था, उसमें 86 में जो फैसला हुआ था, उसके बाद तहरीक चली थी, राबानो फैसले के बाद एक नया कानून बना था राजीव गांधी के जमाने में। आपको मालूम है कि ये जो 1993 में एक्विजिशन हुआ अयोध्या एक्ट का, उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद का मामला अपने सामने लिया और सारे मुकदमे खत्म हो गए थे। 1994 का जजमेंट आया, उसमें मुकदमों को बहाल किया गया। कितनी बातें आपको बताऊं? ट्रिपल तलाक को लेकर भी आप लोगों का मौकिफ कौम ने देखा, और उसको लेकर के रुस्वा भी होना पड़ा, उसको लेकर के रुस्वा भी होना पड़ा। गुनाह है, हमारा मौकिफ ये रहा है, ट्रिपल तलाक गुनाह है, इसको नहीं होना चाहिए, ये मौकिफ रहा है। ये मौकिफ हमारा आज से नहीं रहा है, 1985 से रहा है। आपको मालूम ही नहीं उसके बारे में। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने तो, और उनके वकीलों ने क्या क्या बातें रखी थी उस जमाने में कोर्ट में, ये भी तो कौम जानती है। जी चलिए, मैं आप जी फिर मैं अपने सवाल पर आ रहा हूँ। सर, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि रिव्यू पिटीशन आप लोगों ने फाइल की है, नहीं है, करेंगे, फैसला किया है, फाइल करने का फैसला किया है, किस उम्मीद के साथ? कि
ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गलतियां की हैं वो रिकॉर्ड पर लाई जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पे बताया जाए कि साहब आपने ये गलतियां की हैं परंत, और सारी दुनिया को मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गलतियां की हैं हमारे यहाँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़रयाब जिलानी साहब, आपने वक्त दिया इस प्रोग्राम में हमसे बात करने का। तो हम आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहे थे ताकि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से अपने सवालों के हिसाब से बात कर सकूं, और तमाम नाज़रीन ने सुना भी कि रुख क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और किस तरह से वो अपने आप को मानते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी कौम को। अब मैं जानूंगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा कि क्या वाकई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुसलमानों का नुमाइंदा है या वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है मोहम्मद अफजाल साहब हैं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी कन्वीनर हैं। और मोहम्मद अफजाल साहब को दिखाइए। मोहम्मद अफजाल साहब की जो तंजीम है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम है और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान भर में काम करती है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ख़ास तौर से हमारे साथ फिरोज़ साहब भी जुड़ गए हैं, और आप इस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। खैर मकदम है आपका फिरोज़ बख्श साहब। हमारे साथ इस वक्त संजय के चड्डा हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, और साथ में हमारे साथ शुभ्र कमल दत्ता साहब भी जुड़ गए हैं। शुभ्र कमल दत्ता आरएसएस विचारक के तौर पर भी जाने जाते हैं और एक सियासी तज्ज़ियाकार भी हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा फिरोज़ बख्श साहब। आप सुन रहे थे ज़फ़रयाब जिलानी साहब को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फैसला कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे आपके हिसाब से कितना सही है, और जो बात वो कह रहे थे उसकी रोशनी में अपने बात रखिए। हाँ देखिए, रिव्यू पिटीशन पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो मैंने आपकी और उनकी बातचीत सुनी, जो डायलॉग आपके उनके बीच में वो, और जो मकालमात जो है हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं जिलानी साहब, क्योंकि ठीक है वकालत अपनी जगह है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जगह है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, नाउमीदी हुई कि किसी टेलीविज़न चैनल के एक नौजवान के साथ जिस सख्ती के साथ वो बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि एक नरमी के साथ बात करते, और बहुत ही हठधर्मी का उनका मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आप लोगों से, सभी से मैं जानूंगा कि इस एक्शन या इस रिएक्शन की क्यों जरूरत पड़ रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों? बता रहा हूँ। देखिए अगर आपने मुझे बुलाया तो सारी चीजें मैं कवर करूंगा जो मैं देख रहा हूँ। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमारे एक नौजवान से, नहीं मैं उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ उनकी तरफ से जो आ रहा था, नौजवान से, क्योंकि वो एक तरह से मैं इसको बोर्ड का रिएक्शन मानता हूँ। तो बोर्ड का रिएक्शन क्यों है ऐसा? वो ठीक है, वो टोन और टेन्योर उनका नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से बात दुनिया चलती है। खैर अब मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए जो रिव्यू पिटीशन जो इन्होंने डाली है, देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान का कानून मैं समझता हूँ दुनिया के बेहतरीन कानूनों में से एक है, बल्कि बेहतरीन कहूँगा दुनिया का, और इसमें रिव्यू पिटीशन डालने का भी हक है इनको। उसके बाद ये क्यूरेटिव पिटीशन भी डाल सकते हैं, उससे भी मुतमईन नहीं हुए अगर उसमें भी इनको हार मिलती है, जैसा कि मुझे लगता है, बाकी तो वक्त बताएगा, और प्रेसिडेंट को भी ये जा सकते हैं एंड में। तो ये सारा प्रोसीजर कर लें क्योंकि हिंदुस्तान इसकी इजाजत देता है। लेकिन इसमें मेरी बात बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, इस रिव्यू पिटीशन का कानूनी तौर पे तो ठीक है, जो करना है कर लें, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि 9 नवंबर 2019 को जब पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, पूरे हिंदुस्तान की बकौल प्राइम मिनिस्टर जीत हुई, ना किसी की हार हुई और ना किसी ने अपने जो है ढोल ताशे बजाए, हिंदुस्तान एक हो गया, हिंदुस्तान की जीत हुई। उस जीत के अंदर जो है ये मैं समझता हूँ इसमें उस जीत के अंदर ये गहन लगाएंगे अगर ये रिव्यू पिटीशन डालें, मैं कहता हूँ 100 डालें, ये नहीं हो सारे लोग डाल दें, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में क्या होगा, 5 जजेस नहीं बैठेंगे, एक ही जज बैठेंगे, एंड ही विल अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ दिस 5 जज बेंच लेड बाय रंजन गोगोई। तो ठीक है कर लें, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि 1947 से जो हमारी वो रंजिशें चल रही थी आपस में, हिंदू मुसलमान आपस में कहीं ना कहीं किसी बात पे अटकते थे, भटकते थे, वो ख़त्म हो गया था उस दिन। देखिए हिंदुस्तान 1947 को 14 अगस्त को तकसीम हुआ और 9 नवंबर, तो मतलब 9 दिन भी चैन नहीं पड़ा इसके आपके मुताबिक, मतलब 8-9 दिन हो गए। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ फिर ये वही लोग हैं जो शुरू से कह रहे हैं, सारी कौम कह रही है, सारा मुसलमान कह रहा है, ये भी यही कह रहे थे, चाहे वो सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड हो, चाहे ये मैंने वही सवाल जब उनसे करने की कोशिश की, मैंने ज़फ़रयाब जिलानी साहब से जब ये बात करने की कोशिश की तो आपने देखा उनका रिएक्शन क्या था। उनका कहना था कि मैं किसी के बारे में बात नहीं करना। नहीं गलत बात, हम उनसे कह रहे थे ना कि आप लोगों का पहले क्या मौक़िफ़ था, अभी क्यों बदला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए आप थोड़ा सब्र तहम्मुल से, क्योंकि
जो उनका एटीट्यूड था आपके ताई, मुझे वो ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि बहुत ज्यादा उसके अंदर अक्खड़पना था, गुस्सा भी उनको बहुत था, ये तरीका ठीक नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस रिव्यू पिटीशन से जो रंजिशें खत्म हो गई थी वो दोबारा जो है वो अब आप फेस कर सकती हैं, लोग उनसे फिर दोबारा उनको परेशानी हो सकती है, ये इनको ख्याल नहीं है। और रिव्यू पिटीशन के मैं एक चीज और कह के बात को तमाम करूंगा। जुमे की नमाज जो है मैंने जामा मस्जिद में पढ़ी थी, अक्सर मैं जुमा जो है जामा मस्जिद में पढ़ता हूँ, तो वहाँ इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने एक बार बड़ी स्टनिंग बात कही। कम से कम 1 लाख आदमी वो मस्जिद के अंदर बाहर नमाज पढ़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम नहीं है और अपने को सेल्फ अपॉइंटेड तंजीम बोलती है, खुद साख्ता तंजीम है, जिस तरीके से उसने इस पूरे मुकदमे को लिया है उससे बड़ी नाउमीदी है। और एक बात उन्होंने और कही कि रिव्यू पिटीशन डालने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग लंदन में पाउंड्स जमा कर रहे हैं। ये सब मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों की ठेकेदारी और दुकानदारी जो बंद कर दी थी उससे इनको बड़ी परेशानी है और ये लोग फंड्स जमा कर रहे हैं। अरे कितना पैसा चाहिए रिव्यू पिटीशन डालने के लिए? दिस इज वेरी सैड। तो मैं चाहता हूं कि मुस्लिम जो इस तरह की जो कानूनी चीजें हैं सही लोगों के हाथ में जाएं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, हम उसको अपनी नुमाइंदा। मैं अफजाल साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप भी एक बड़ी तंजीम को चला रहे हैं मुसलमानों की, जैसा कि आप लोगों का दावा है। अभी आपने ज़फ़रयाब जिलानी साहब को सुना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से जब मैंने बात करने की कोशिश की और मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब या दूसरों के रद्द-ए-अमल जो हमने सुना है उनके हवाले से बात करने की कोशिश, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम हैं सबसे बड़े नुमाइंदे, कौम हमको अपना नुमाइंदा मानती है, हमको दूसरों का कोई लेना देना नहीं। उनके कहने का मतलब ये था। आपकी भी अपनी तंजीम है, उनके इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? ये सिर्फ एक एनजीओ है और ये एनजीओ सिर्फ किस लिए थी कि कांग्रेस, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ये कहता है कि उन पर मुसलमानों का पूरा एतमाद है। वो जैसा कि बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, हमारी तंजीम में सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही कह रहे हैं ना। ऐसा है, इनका क्या होता है, देखिए सीधी सी मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1972 में जब ये तंजीम बनी थी सिर्फ इसलिए बनी थी कि कांग्रेस को किस तरीके से इख्तिदार आला के अंदर उनको कायम रखें और हम कोई ना कोई ऐसी बातें उठाते रहे जिसकी वजह से आप ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने शाहबानों के केस की ऐसी तैसी मारी और उसको जो सिर्फ जरा से पैसे मिल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मेरा ख्याल है 75 रुपए या 80 रुपए इस तरह से देने का कहा था और उसको इन्होंने उसके लिए कानून बनवा दिया। और ये सिर्फ कांग्रेस की सोची समझी चाल थी ताकि मुसलमानों का वोट हम लोगों को मिलता रहे। ये एक मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का अड्डा है। इन्होंने आज तक, आपको मैं बता दूं, आज तक का रिकॉर्ड है, इन्होंने कोई मुस्लिम फलाई काम नहीं किया, कोई मुस्लिम तो वो खुद कह रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? हम शरीयत के मुताबिक जो काम है उसको करवाने की कोशिश करते हैं, हम अस्पताल स्कूल नहीं खोलते, हम अस्पताल स्कूल कॉलेज नहीं खोलते, हम शरीयत के मुताबिक चलने वाले लोग। मैं बताऊं, एक फारसी के अंदर एक मकौला है, निशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम। निशिस्त यानी मीटिंग बुलाई गई, आपस में गुफ्तगू की, बोटी हड्डी उठा ली गई, खाई गई और बर्खास्त कर दी गई। कौम का काम है भाई, कौम के लिए इनके बड़ी हमदर्दी है, कौम के लिए इनके पास बहुत बड़ा काम है। आप ये देखिए, पूरे, चाहे मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने एक बहुत खराब बात कही, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत बड़ा इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां करी है। अरे गलतियां उन्होंने करी है, तुमने गलतियां करी है। तुमने हाई कोर्ट के अंदर क्या प्रूफ किया? एक प्रूफ ये नहीं दे सके कि हमारी ये जो मस्जिद जो है ये खाली जगह पे बनाई गई थी और वो जगह मुसलमानों की थी, मुसलमानों ने खरीदी थी, मुसलमानों का वक्फ था। और या इन्होंने ये नहीं कहा मुसलमानों ने चंदे से उस जमीन को खरीदा था। आपके पास एक कागज का पुर्जा नहीं है और आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलतियां करी है। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आप अगर इतने बड़े वो हैं तो कौम को, देखिए एक बात सुनिए, सबसे मेन पिटिशनर कौन है? मेन पिटिशनर है आबिद अंसारी, हामिद अंसारी थे। अफजाल साहब वो ये कह रहे थे ना, अफजाल साहब वो तो ये कह रहे थे ना, अफजाल साहब वो तो ये कहने की कोशिश करते कि आप एक वकील से ऐसे सवाल पूछेंगे, मतलब वो कह रहे थे कि हमें सब पता
आता है छोला हमसे साहब वकील पूछिए। साहब थे। नहीं, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल आप नहीं, ये निजी मैं बता रहा हूँ ना, निजी मैं आप निजी नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ ना जी, इन्होंने कौम को कितना इस कदर दर्द दिया है, इस कदर बेवकूफ बनाया है। ये आज इनकी बिल्डिंगें देखो ना जी, ये कितने बड़े बना लिए। इन्होंने सिर्फ मुस्लिम कौम को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अड्डा है जो मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए बर्बाद कर रहा है कि मुसलमानों को आज भी, क्योंकि उनको जो हमारे भाई साहब ने, फिरोज साहब ने कहा, अरे ये लोग वो हैं कि इनको पैसा चाहिए, एट एनी कॉस्ट पैसा चाहिए, कौम मर जाए। कौम के बच्चे अगर तालीम हासिल नहीं कर रहे ना करे। आज एक बात सुनो, आपको एक अगर वो आया था, एक बहुत गंभीर, बहुत संजीदा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे ऊपर चाहे कंटेम्प्ट डालना है या कुछ भी करना है, वो मैं उनको पूरा छूट देता हूँ कि आप अगर मेरे को प्रूव कर दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं इस माध्यम से आपके जरिए से मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। 70 साल हो गए मुसलमान गरीबी के जो है सबसे SC ST से भी नीचे जिंदगी जी रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं आती कि अपनी कौम के लिए हमें ये करना चाहिए। ये सब हमारे ये अपने आप को कौम के नुमाइंदा बताते हैं। ये कौम के, ये तो सिर्फ एक कमरे के अंदर बैठ जाए, 4 आदमी इनके पीछे खड़े नहीं हो सकते अगर ये मेन रोड पे खड़े होकर अगर तकरीर करना शुरू करें। ये इनकी ये हालत है। और ये कहते हैं जी हम कौम के नुमाइंदे, झूठ बोलते हैं ये लोग। ये कौम से पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। ये आज सऊदी अरबिया में जाएंगे, आज ये जो है क्या नाम है, यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, मुसलमानों कहेंगे अरे मुसलमान कौम तो दरपतवार बर्बाद है। और ये और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी बैठा है उसको भी एक कहीं ना कहीं ये मौका दे रहा है इस तरह की बातें करके। हमें ये चाहिए। मैं यहाँ पे मेरे सिर्फ आखिरी बात ये कि आज कौम को ये चाहिए, आपके माध्यम से, मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से मैं कौम को बता देना चाहता हूँ, ये कौम के दोस्त नहीं दुश्मन है, इनसे बच के रहिएगा। और मैं बता रहा हूँ कि ये अब तक के मुसलमानों का इस्तेहसाल हुआ और आगे भी इस्तेहसाल करेंगे। ये आपका भी हो सकता है। मैंने दोनों की बात सुनने की कोशिश की। मैंने ज़फ़रयाब जिलानी साहब को, यानी मुस्लिम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका भी मौक़िफ़ जाना। और आप लोगों की तंजीम जो है, आप लोग भी मुसलमानों के बीच काम करने का दावा करते हैं, इसलिए आपकी बात भी सुनी। एक छोटा सा वक्फा, फिर मैं और कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। संजय चड्डा जी भी मेरे साथ हैं, शुभ्र कमल दत्ता साहब भी मेरे साथ हैं। किस तरह से वो लोग देख रहे हैं इस कोशिश को, इस काविश को।